Will we put out an opinion poll? वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हमारा मॉर्निंग शो का ये दूसरा एपिसोड है और हम हिमाचल प्रदेश की उस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो सरकार बनती है हिमाचल की, उसकी 80% जो कैबिनेट होती है वो इसी यूनिवर्सिटी से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। और हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं मॉर्निंग शो में, वो लोग जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं और स्टूडेंट्स हैं। इन तमाम लोगों से आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे प्रमुख तो आज की डेट में अगर आप देखें, जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और यहाँ के एक बार वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं यहाँ हिमाचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एसोसिएशन के। तो आज प्रमुख नाम तो वही है। उसके अलावा आनंद शर्मा केंद्रीय मंत्री, जिनकी हम बात करें, जो कांग्रेस के समय में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो आनंद शर्मा इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, वो अफगानिस्तान से यहाँ आकर पढ़ के गए थे और आज भी कभी वो बात करते हैं तो हिमाचल यूनिवर्सिटी को याद करते हैं। और जहाँ तक हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ठाकुर रामलाल जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सुखविंदर सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार कहे जा रहे हैं, रणधीर शर्मा, ये, और बहुत लंबी फहरिस्त है, सतपाल सत्ती जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और जयराम ठाकुर, उनका भी इससे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। मतलब लंबी आप सभी को देखेंगे तो 80% से भी ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे कि जो इसी यूनिवर्सिटी से हैं। वो बेशक कम्युनिस्ट हों, जैसे राकेश सिंघा जो ठियोग से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सीपीएम को रिप्रेजेंट करते रहे, तो उनका भी अगर आप देखें तो इसी यूनिवर्सिटी का एक तरह से जो राजनीतिक तौर पर इस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है वो एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा है। तो सारी कैबिनेट यहीं से बनती है, गवर्नमेंट भी यहीं से बनती है। ओके, सो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो आई थिंक पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप सब अपना नाम बताइए, कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए, और आप वोटर हैं या नहीं हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है, थर्ड टाइम वोटर है, या वोट कभी नहीं करते, ये भी बताइए। एंड आई थिंक अगर आपका किसी का भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो वो भी बता दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद यू। नेम? भूपेश कुमार। भूपेश कुमार। मेरी विधानसभा क्षेत्र चुजोग है। अच्छा। और मैं एसएफआई से जुड़ा हूँ। अच्छा, सो आप एसएफआई से जुड़े हैं। ओके। मेरा नाम साक्षी ठाकुर है, मैं चंबा से हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है चुरा। ओके। मेरा नाम रजनी है और मैं मनाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ और मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। ओके, फिलहाल नहीं है, मतलब आगे होना चाहती है? अभी तो नहीं है, बाकी देखेंगे आगे। ओके। जी मैम, मेरा नाम सुशांत गौरव और मैं किन्नौर से हूँ। किन्नौर, ओके। मैम, मेरा नाम विपाशा है और मैं मंडी से हूँ। अतुल, कैन यू कम देयर? मेरा नाम शिवानी खाची और मैं ठियोग कुमार सिंह कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा। सर, मेरा नाम आकृति शर्मा है और मैं भी ठियोग कुमार सिंह कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। सर, मेरा नाम अंकिता है, मैं कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। सर, मेरा नाम करण सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रेणुका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सर, मेरा नाम रितेश है और मैं चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है, मैं आनी विधानसभा क्षेत्र से हूँ और एसएफआई में मेरी। ओके। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर विकास डोगरा भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मुद्दे हैं बच्चों के, स्टूडेंट के, यूनिवर्सिटीज़ के, उस पर हम आज बात करेंगे मॉर्निंग शो में। सो आई थिंक सबसे पहले आई वांट टू नो, आप में से फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन है? ओके, सो आई थिंक फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम प्रिविलेज देते हैं पहले। व्हाट आर योर मेन इश्यूज? जल्दी जल्दी करके आप एक एक या दो लाइन में बताइए, आपके मेन इश्यूज इस इलेक्शन में क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और बेसिकली भी यही है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट कि जो इम्प्रूव हो? जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ों की कमी है। आई गेस वहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। एजुकेशन यू मीन प्राइमरी या हायर एजुकेशन या स्कूल लेवल पे ही प्रॉब्लम है? हायर, ओके। तो मेरी जो मेन चीज़ें हैं वो रहेगी सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन में हम देखें कि हमारे पास अभी टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे जो पेपर्स हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं। आधी जगह हम लोग देखते हैं कि पेपर्स में धांधली जिसे हम कहते हैं वो हो रही है। एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं अप्रोप्रिएटली, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट देखिए तो एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी सेम चीज़ आती है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या फिर सीट्स नहीं निकल रही है, टीचर्स की पोस्टपोन हो जा रहे हैं पेपर्स वगैरह, ये मेन चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ में अगर हम लोग अपने ही एरिया की बात करें तो डॉक्टर्स की कमी है।
यहाँ पे अगर हमें विमेन वार्ड की तरफ भी जाना हो तो वहाँ पर भी हमें गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मिलती हैं। अगर हमने नॉर्मल सीटी स्कैन करना हो तो वहाँ पे मशीन नहीं है, या फिर कई दिनों से जो सरकारी जो बेसिक नीड्स हैं हमारी वो भी अप्रोप्रिएट फिल नहीं की जा रही हैं। तो ये भी चीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्योंकि हम लोग मनाली से हैं तो जितने भी टूरिस्ट अगर आते हैं या फिर आप शिमला में ही देख लीजिए तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो पार्किंग प्रॉब्लम जो है हमारे पास सबसे मेन मुद्दा रहती है। हमारे पास रोड्स बन रहे हैं, हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास टूरिस्ट आ रहा है भर भर के, लेकिन अगर वो 4 लेन फिर से 2 लेन ही कन्वर्ट हो जाता है बाद में, तो वो भी एक बहुत ही बेसिक मुद्दा बन जाता है हमारे लिए। उसी तरह से अगर हम लोग स्कूल्स वगैरह की बात करें, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लासेस बहुत कम हैं, या फिर हमारे पास लैब्स अप्रोप्रिएट नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हम चाहते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक ये हर यूनिवर्सिटी में जब भी हम जाते हैं तो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप सब ऐसे स्टेज में जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट में व्हाट डू यू प्रेफर, अ गवर्नमेंट जॉब और डू यू वांट प्राइवेट जॉब्स, व्हाट इज़ द प्रेफरेंस? देखिए घर वालों की जो मेन प्रेफरेंस रहती है वो है सरकारी जॉब। Okay. और And why? अपने घर वाले ऐसा क्यों चाहते हैं? घर वाले क्योंकि घर वालों को भी ये पता होता है क्योंकि जब सरकारी जॉब कोई लगता है तो वहाँ पर हमें एक परमानेंट सैलरी की उम्मीद रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेबिलिटी, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। बट आपको क्या चाहिए? नहीं, हम भी दोनों प्रेफर करते हैं, लेकिन देखिए हम जहाँ पर बात करते हैं आज स्टार्टअप्स की कि जो सरकारें हैं उनके भी जो हमारे मुद्दे रख रहे हैं वो कि हम लोग स्टार्टअप्स के लिए इतने फंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन स्टार्टअप्स भी हम लोग सिर्फ ये नहीं देख सकते हैं कि स्टार्टअप्स कितने आ रहे हैं, उनमें से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टार्टअप्स कितने फेल हो रहे हैं, कितनी मुश्किलें आती है, कितना सब कुछ करना पड़ता है। जिस घर के बच्चे के पास इतना फाइनेंशियली वो पीछे से स्ट्रांग नहीं है वो अपना स्टार्टअप नहीं भी कर पाएगा। तो एंड डू यू फील अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको मोस्टली हिमाचल से बाहर ही जाना पड़ता है, या डू यू फील हिमाचल में है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए? देखिए ये डिपेंड करती है चीज़ें। जैसे अगर आप शिमला मनाली के एरिया में जाओगे तो वहाँ पर आप अपना अच्छा टूरिस्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास सेब के हैं या फिर आप कोट बूट का बिजनेस कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, रेस्टोरेंट, फूड, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें आती है जैसे कि जर्नलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें एक्सपोजर लेने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप फैशन इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपको बाहर निकलना लाइक एनी अदर सिटी आई थिंक जर्नलिज्म के लिए। ओके, फर्स्ट टाइम वोटर्स? फर्स्ट टाइम। सर मेरा मेन कंसर्न है फर्स्ट तो एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम लोग पढ़े इसीलिए रहे कि हम लोग कहीं स्टेबल हो जाए। दूसरा सर मेरा मेन कंसर्न है एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो आए वो एजुकेशन को प्राइमरी रखे, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो फिर हम फ्यूचर अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, आप भी फर्स्ट टाइम इनमें से कौन कौन है? अच्छा सर मैं इंदौरा से हूँ बेसिकली जी। तो सर वहाँ पे मतलब लाइक अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, कोई किसी भी प्रकार के जॉब्स हो। बच्चे लाइक काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं बट फिर भी वो घर में है लाइक। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार ऐसी आई जो उन बच्चों को मतलब जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाए। आप लोग में से कोई फर्स्ट टाइम? उसके बाद हम सेकंड थर्ड टाइम के पास जाएंगे। सर मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर बागवान हैं। तो वहाँ पर जो है अभी हाल ही में जब हम लोगों के सेब का सीज़न था उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा रोड की हालत ख़राब थी, जिस वजह से लोगों का सेब जो है काफ़ी सड़ गया है। और उस वजह से फिर आगे मार्केट में जाते, मार्केट में उन लोगों को सेब के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा की बात करें, आनी में एक मात्र कॉलेज है और जिसमें पहले 3 स्ट्रीम्स होती थी, आर्ट्स और बीकॉम और साइंस। अब आज की डेट में वहाँ पर जो है साइंस का एक भी टीचर नहीं है और वो स्ट्रीम जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ रोज़गार की मांग तो सभी को चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग जो है यूनिवर्सिटी में आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों के लिए रोज़गार जो है मुहैया नहीं हो पाते हैं। तो आज के युवा की यही मांग रहती है कि जो हम लोगों को जो है अच्छी एजुकेशन दी जाए और इसके साथ साथ हम लोगों को जो है रोज़गार दिया जाए और शिक्षा अच्छी हो। और इसके साथ साथ एक मुद्दा और भी आता है जो महंगाई का मुद्दा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपके गैस सिलेंडर के दाम देखिए आप बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो महंगाई भी आज की डेट में एक मुद्दा है। और इसके साथ साथ महिला सुरक्षा की बात करें तो बहुत से यहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए उसमें कहा है कि महिला जो है सुरक्षित है यहाँ पे। लेकिन हाल ही में लास्ट ईयर जो RKMB की एक लड़की
लड़की थी उसके साथ जो है एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। वहाँ पे जो अपने घर जाती है उस समय जो है एक लड़का उसके साथ जो है हाथापाई करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे जंगल में फेंक देता है, लेकिन उसके ऊपर जो है एक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होता है कि जिस वजह से उस लड़की को न्याय मिल पाए और आगे आने वाले समय में जो इस तरह की वारदात ना हो पाए। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों के लिए कुछ मतलब ऐसे कानून बनाए जाए कि वो अपने आप को सुरक्षित फील करे और आने वाले टाइम में मतलब महिलाओं को जो है शिक्षित किया जाए। लड़कियों की सुरक्षा की बात करें, कैंपस में किस तरह का माहौल है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? या कैंपस में यहाँ पे बात की जाए तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए दिन का माहौल तो ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि लड़कियाँ जो लाइब्रेरी में जो है मतलब 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद नहीं बैठ पाती है, क्योंकि फिर लड़कियाँ हॉस्टल जाती है। हॉस्टल में भी उन लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी जो आउटिंग होती है वो 7 बजे तक होती है या 8 बजे तक होती है। कर्फ्यू टाइमिंग्स हैं आप लोगों की 7 o'clock तक? हाँ जी। Okay. और उसके बाद लोग students जो है नीचे रहते हैं, सांकी में रहते हैं, फिर उन लोगों को भी जल्दी जाना होता है, जंगल का एरिया है, तो मतलब ज़्यादा सेफ फील नहीं करती हैं। ठीक बात। So anyone else who wants to? हाँ, अब I think आप लोग अब फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम जरूरी नहीं है, लेकिन थर्ड सेकंड टाइम लोग भी अपने अपना इश्यूज आप बता सकते हैं हमें, है ना? मैम मेन इशू तो रोज़गार का ही होता है मैम। एज अ स्टूडेंट हमें रोज़गार की ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आगे चल के हमें कुछ रोज़गार मिले। आपको जर्नलिस्ट ही बनना है? मैम मेरे को टीचर डिपार्टमेंट में जाना है। ओके, सो यू वांट टू टेक टीचिंग? यस मैम। हाँ, और आपको लगता है उसके लिए स्कोप है, फ्यूचर है, या क्या इश्यूज हैं आपको अपना एम्प्लॉयमेंट जो एम्बिशन है वो परस्यू करने में? मैम जैसे देखी जाए ना बीएड वगैरह इनके अभी एंट्रांस वगैरह जो है उतने वो नहीं, मतलब इनको उतना वो नहीं मिल रहा है। जैसे हम कह सकते कि रोज़गार उतना नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने JVTs वगैरह की हुई है, बीएड वगैरह की हुई है, पर उनको कोई रोज़गार नहीं है। कह देते हैं कि भी आपको आ जाएंगी सीट्स, आ जाएंगी सीट्स, आ जाएंगी सीट्स भी उतनी आती है कि मतलब मैम बहुत कम, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। सो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ टीचर्स कम है, ये भी कंप्लेन है, पर टीचर्स के लिए जॉब्स आना निकलना वो भी कम है, तो दोनों तरफ से इश्यूज। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की बात हमने ले ली, लड़के एकदम से चुप हैं तो ये विरोध कर सकते हैं एकदम से कि यार हम लोग यहाँ पे, तो आप लोग हाँ अच्छा हाँ सबसे पहले उधर थर्ड टाइम वोटर यू वर सेइंग, तो आप बताओ इस बार आपके क्या मुद्दे हैं? सेम एज फर्स्ट टाइम या चेंज हुए हैं? पिछली बार के वहाँ पे विकास के नाम पे विनाशी दिखाई मुझे। अच्छा, कौन सा एरिया आप दोबारा रिपीट करिए? जो भी रहे, मैं किन्नौर से हूँ। किन्नौर, ओके। तो सरकार चाहे जो भी रहे वो किसी भी ऐसे सीरियस टॉपिक पे संज्ञान नहीं लेते। जैसे कि मेरा मेन मुद्दा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे विकास के नाम पे युवाओं को ठगा जा रहा है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है, और ना ही एजुकेशन भी मुझे लगता नहीं है, ना ही हेल्थ इश्यूज वहाँ बहुत सारे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, बस यही। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में क्या आपका कंप्लेन क्या रहेगा इसमें? यूथ ने काफ़ी अच्छा एक कैंपेन चलाया था, मीन्स नो करके। उस पर कई पॉलिटिशियंस ने अपने बयानबाजी मतलब अपना नेतागिरी करने के लिए बस वो उसी पर ये कैंपेन किस चीज़ पे था? इसका गोल क्या था इस कैंपेन? नो मोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, क्योंकि किन्नौर की जो एनवायरनमेंट है, फ्रजाइल एनवायरनमेंट, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हाँ, अच्छा, बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप लोग में यहाँ पे सर मतलब मैं काफ़ी बार ये चीज़ अभी इस सेशन में जब ये इलेक्शन आए हैं तब से कह रहा हूँ, जो भी मीडिया कर्मी हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो इसमें बेरोज़गारी से हट के एक मुद्दा ये है कि आपने जो बोर्ड बनाया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कमीशन है एक जो मतलब आपकी इंस्पेक्टर लेवल के नीचे की जो भर्तियाँ हैं वो करते हैं, वो कमीशन नॉन कमीशन रैंक जो भर्तियाँ हैं वो करते हैं, तो उनकी जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वो सारा वही हैंडल करते हैं। तो उसमें एक उनका ड्रॉबैक ये है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं, और रिज़ल्ट्स डिले होने की वजह से अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। आपने वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन आपने कॉल लेटर और आपने उनको मतलब एज ए एम्प्लॉय अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है किसी का। जी ऐसा ही। और जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखिए कुछ एग्ज़ाम्स की फैब में ख़त्म हो चुकी है, तो आज दिन तक उनके मतलब रिजल्ट्स हमको देखने को नहीं मिले हैं। तो ये एक मतलब आई थिंक ये प्रॉब्लम अगर हम देखें कहीं भी, पंजाब भी हम गए, उत्तराखंड, यूपी के इलेक्शंस में भी हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की बहुत कंप्लेन रेगुलर है कि एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं हो रही हैं, वैकेंसीज़ हैं लेकिन भरी नहीं जा रही हैं, डिलेज हो रहे हैं, लीक हो रहा है। सो दैट्स अ
I mean every student in India is dealing with this. I think we should ask the professors also. Because आप लोग का हाँ और आप लोग का एक व्यू है कि एक तो इस बातचीत में निकल के आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कहीं फैकल्टी नहीं है, कहीं लैब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो एक तो उस पर आप लोगों की राय जो कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप लोग उस पोजीशन पे हैं जहाँ पर एक जवाबदेही होती है भाई कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। प्रोफेसर टाइप ही बात करूँगा कि 71 में जब स्टेट फिर बच्चे एकदम स्टूडेंट की तरह बात करने लगेंगे। तो इतने साल हो गए एक स्टेट बने और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है। इंडेक्सेस के अंदर अगर हम देखें तो हेल्थ इंडेक्सेस देख लीजिए, एजुकेशन इंडेक्सेस देख लीजिए, तो कहीं हिमाचल नंबर 1, कभी नंबर 2। और हम लोगों को इसका बहुत फ़ख्र भी है। लेकिन हर बार सरकार कोई किसी ना किसी पार्टी की आती है, चेंज होती है, लेकिन इश्यूज समहाउ वही रहते हैं। मेरा चंडीगढ़ एक शहर है, आना जाना काफ़ी रहता है वहाँ पे। और अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पीजीआई करके एक एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर आपको 40-50% जो मरीज़ हैं हिमाचल से मिल जाएंगे। अच्छा। एक दो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं चंडीगढ़ के आसपास। चंडीगढ़ में आपको 50% स्टूडेंट वहाँ पे हिमाचल का मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा फीस देके पढ़ते हुए वहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर आप मॉल में भी चले जाएंगे चंडीगढ़ में तो वहाँ पे 50% आपको जो लोग हैं वो हिमाचल से मिल जाएंगे। शॉपिंग के लिए भी लोग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चंडीगढ़ जाना पसंद करते हैं वीकेंड पे। ये नहीं कि चंडीगढ़ नहीं जाना चाहिए, अच्छा शहर है, जाना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हिमाचल में क्यों नहीं है। क्या शिमला के अंदर जो लोग सैलानी घूमने आते हैं वो चंडीगढ़ जाके क्यों शॉपिंग करते हैं? या फिर जो हमारा स्टूडेंट है वो चंडीगढ़ पढ़ने क्यों जाए, उसको हिमाचल के अंदर ऐसे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना मिले कि उसे लगे ही ना कि मुझे चंडीगढ़ जाने की जरूरत है। तो कहाँ दिक्कतें कहाँ आ गई? मतलब आप जिसने बताया कि बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट रहा काफ़ी से, फिर भी पॉलिटिक्स फेल हो रही है या फिर और कुछ है? करप्शन की समस्या है यहाँ पर? करप्शन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हमारी स्टेट में। जो मुद्दा है वो शायद सोच का है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे सरकारों की सोच जाके रुक गई और वहाँ से उसको आगे ले जाया जाए। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन इसके अंदर आप एक एक्सीलेंस जो है वो क्या उसकी तरफ आपका ध्यान गया? एक और यूनिवर्सिटी अभी नई बन के आई है, मंडी में यूनिवर्सिटी बनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, इतने सालों बाद। अगर आप हरियाणा में जाएंगे आपको शायद ज्योग्राफिकली आई थिंक सेम साइज होगा हरियाणा, थोड़ा आसपास ही होंगे हिमाचल का, पर हरियाणा में कम से कम 13 है शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़। हिमाचल में कुल मिला के 2 जनरल पर्पस यूनिवर्सिटीज़, एक हॉर्टिकल्चर, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी कुछ साल पहले जो आई है। लेकिन हिमाचल के अंदर आपके पास कॉलेजेस बहुत हैं, कॉलेजेस के अंदर आपके पास लेकिन टीचिंग जो है वो टीचिंग स्टाफ जो है वो कम है, स्पेशलाइजेशंस नहीं है। कहीं पे सिर्फ आर्ट्स कॉलेज चलाया है, कहीं पे सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स चलाया है। अगर साइंस की भी हैं तो आपके पास पूरी फैकल्टी नहीं है। जैसे जर्नलिज्म का ही आप सब्जेक्ट ले लीजिए, अक्रॉस द स्टेट, चाहे कांग्रेस सरकार आई चाहे बीजेपी सरकार आई, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग से लेके पब्लिक रिलेशंस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्योरी, रिपोर्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। किसी भी कॉलेज के अंदर जर्नलिज्म के 2 टीचर्स नहीं, एक्सपर्ट्स नहीं है। तो आपके पास आपने चेक बॉक्स पे टिक कर दिया कि मेरे पास जर्नलिज्म एज ए सब्जेक्ट मेरे पास है, लेकिन क्या उसके अंदर आपके जो जर्नलिज्म की एजुकेशन मिल रही है क्या वो प्रॉपर है? क्या इन बच्चे कुछ बच्चे यहाँ पे जो कॉलेजेस से आए हैं, क्या लैब्स हैं, क्या लैब असिस्टेंट्स हैं? तो आपने चेक बॉक्सेस के अंदर चेक कर दिया है सभी ने, सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके अंदर आपने उसको क्वालिटी की तरफ आपका फोकस नहीं गया है। एज अ रिजल्ट जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो हिमाचल के अंदर नहीं पढ़ेगा, वो उसके माँ बाप उससे बोलेंगे आप जाके बाहर जाके पढ़िए। या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसका भी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन फीस एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा हर सब्जेक्ट हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ नहीं होती, तो बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे बल्क एजुकेशन जो है वो जैसे ना यहाँ से मार्केट है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जाके कैंडिडेट्स बल्क में लेके आ रहे हैं। तो उसी तरह हिमाचल से भी बल्क में भर के बच्चे ले जाए जा रहे हैं प्लेन्स में पढ़ने के लिए। एकेडमिक्स के लिहाज से आपने बात की, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और भी निकल के आया कि हेल्थ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, टूरिज़्म एक बड़ा हिस्सा है यहाँ की इकोनॉमी का, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है,
जैसा बताया इन्होंने, पार्किंग से लेके सड़कों से लेके, बहुत जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट जो कि टूरिज़्म जिसकी पूरी इकोनॉमी है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अलग अलग, चाहे हेल्थ का हुआ, चाहे टूरिज़्म का हुआ, और रोड, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए आपको कहाँ दिक्कत आ जाती है? देखिए, ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है हिमाचल के, अगर आप देखें, और जो बातें अभी डिस्कस करके मुद्दे जो आपके सामने आए हैं, उनका बेसिक रीज़न और सरकारों का कार्य करने का तरीका, ये दोनों चीज़ें अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। हिमाचल जब बना था तो एक बहुत बड़ी डिबेट थी, क्या हिमाचल को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि 71 में इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो सबसे बड़ा इशू ये था कि ये वाइबल स्टेट नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है अपने यहाँ पर। आप अगर देखें तो मिनरल्स नहीं है, या कारखाने नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो रिसोर्सेज क्या होंगे। तो इसी बेस पे हिमाचल को हमेशा इस आइडिया को रिजेक्ट किया जाता रहा कि हिमाचल को स्टेटहुड नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर पर निर्भर स्टेट है और हमेशा रहेगी। और उसके बाद अगर हम इसको देखें, अगर आप इसको देखें तो यही समस्या रही, और हिमाचल को जो सेंटर की मदद आती थी उसी से हिमाचल सरकार पूरी चलती थी, और हिमाचल में विकास उसी से होता था। तो एक समय तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा रही, अगर आप देखें 60s 70s और उसके बाद 80s और 90s तक भी अगर हम कहें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था कि वो नीड बेस्ड आपकी मदद करती थी। जैसे अगर हिमाचल सरकार कहती थी कि हमारे पास इतने एम्प्लॉइज़ हैं और हमें इतने 1000 करोड़ की ज़रूरत है, तो सेंटर उसमें से कुछ पैसा काट के उनको भेज देता था। लेकिन 7th पे कमीशन जब आया, 7th पे कमीशन नहीं, 7th प्लानिंग कमीशन जब आया, उन्होंने ये फॉर्मूला एक तय कर दिया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब तक प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं करेगी उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो पता चला कि उड़ीसा इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर 80% पैसा सैलरीज पे खर्च हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भेजती है। और आप हैरान होंगे कि हिमाचल उसमें सेकंड था। उड़ीसा के बाद पूरे देश में हिमाचल एक ऐसी स्टेट थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह एम्प्लॉयमेंट जो थी, एक जनरेशन जो थी, जैसे बच्चों ने बात की सरकारी नौकरियां चाहिए, तो यहाँ हर घर से एक सरकारी एम्प्लॉइज आप कह सकते हैं कि उस समय वो स्थिति पैदा हुई। और वो इस तरह से भरे गए कि उस समय, आज हालत ये है कि बच्चों के पास टीचर नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं। उस समय स्थिति ये हुई कि एम्प्लॉइज ज़्यादा हो गए, लोगों को ज़रूरत नहीं थी इतने एम्प्लॉइज़ की। तो एक लंबे समय तक एक एम्प्लॉइज़ का बोझ ये स्टेट झेलती रही। और अब उसके बाद क्या हुआ, 1990 में शांता कुमार जब यहाँ के सीएम बने, उन्होंने पहली बार इस बात को जोर शोर से उठाया कि सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है और हम कब तक इस तरह से स्टेट में एम्प्लॉइज़ को खुश करने के लिए, परिवारों को राजनीतिक करने के लिए इस तरह से एम्प्लॉयमेंट देते रहेंगे। तो जो आप स्थिति अब देख रहे हैं कि टीचर्स नहीं है, भर्ती नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ पीछे खींचने शुरू किए और उन्होंने कहा कि अब एम्प्लॉयमेंट पे हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। और शांता कुमार ने लोगों को पहली बार ये बताया कि खजाना खाली है। उनका एक नारा था, तकिया कलाम बन गया था, जो उन्हें बहुत भारी भी पड़ा, क्योंकि वीरभद्र सिंह इस नारे के साथ वापस आए कि उन्होंने लोगों को कहा कि खजाना तो खाली है, लेकिन सरकार का काम है खजाना भरना, तो वो हम भरेंगे, कांग्रेस को लाओ तो हम फिर से एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे। तो शांता कुमार पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी सरकार, और उन्होंने एक स्थिति लोगों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। लेकिन उनकी सरकार गिर गई 2.5 साल में। उसके बाद वीरभद्र सिंह की सरकार बन गई और वीरभद्र सिंह इसी नारे के साथ आए कि खजाना तो खाली है लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। उन्होंने फिर से नौकरियां खोल दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप ये मत करो, आप अगर करेंगे। और जब एक बार एक MOU भी साइन कराया गया हिमाचल सरकार से, जब 1993 में मुख्यमंत्री बने, कि आप सिर्फ नीड बेस्ड नौकरियां दोगे जो बहुत ज़रूरी है और वर्किंग पोजीशन पे ही भरोगे। जैसे अगर कहीं पे एक डॉक्टर नहीं है तो एक डॉक्टर भरोगे, और उसकी पूरी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगी। तो एक दौर वो चला कि जब हिमाचल सरकार को सारी नौकरियां रोकनी पड़ी, और वीरभद्र सिंह ने इसका प्रोटेस्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो चुनाव में जाएंगे तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की खिलाफत करते हुए नौकरियां खोल दी। तो मेन इशू जो आप कहोगे फॉर लैक ऑफ टीचर्स इज बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन है कि हम ज़्यादा इसमें नहीं इंटरफेयर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड आपको बताई कि किस कारण से ये स्थिति आज पैदा हुई। अब क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पैसे की हिमाचल में कमी नहीं है। अगर आप ट्राइबल एरिया की बात भी करें, जैसे एक बच्चे ने कहा, ये हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जो एक डेडिकेटेड बजट सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए रखते हैं। जो भी स्टेट का बजट है उसका 9% ट्राइबल एरिया के लिए डेडिकेटेड है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्राइबल एरियाज़ में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि जिनमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको दूर से बिल्डिंग दिख जाएगी। अगर आप लाहौल स्पीति जाएँ, किन्नौर जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई देगी जिसपे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड लगा मिलेगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तो है, लेकिन उसमें टीचर्स नहीं होंगे। टीचर्स भी होंगे, बच्चे नहीं होंगे। अच्छा उल्टा प्रॉब्लम है। 3 टीचर 2 बच्चे, और वो बच्चा एक टीचर का और एक वहाँ पानी पिलाने वाले का। अच्छा। तो ये क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत सारी, और इसमें एक पॉलिटिकल इशू क्या है
कि जब सरकार ने ये रिव्यू किया और इस तरह की टीचर स्कूल की लिस्ट आई कि पिछले 5 साल से ऐसे ऐसे सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम है, तो उन स्कूलों को बंद कर दें। तो जब धूमल गवर्नमेंट जो 98 में बनी थी, उसके बाद उन्होंने एक बार ये ड्रास्टिक स्टेप उठाया और उन्होंने कहा हम इन स्कूल्स को क्लोज करेंगे। तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया कि ये स्कूल बंद करने वाली सरकार है। So basically a lot of politics around it, but no real solutions. I think इनसे पूछते हैं because आप हमें ये भी बोल रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स बहुत तगड़ा है, लेफ्ट वर्सेस राइट है यहाँ पे बहुत, like JNU टाइप लेफ्ट से जुड़े हैं, as much लड़ाई झगड़ा। So tell us कितना है यहाँ पे लेफ्ट वर्सेस राइट है? बहुत ज़्यादा है, इसमें राइट और लेफ्ट का होता रहता है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, जो सरकार है यहाँ पे बेसिकली दो रही, कांग्रेस और बीजेपी, 20 सालों से प्रयोग चल रहा है शिक्षा पे, वो आज तक इनका पूरा नहीं होगा, पता नहीं कब पूरा होगा, मैं नहीं जानता हूँ। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो 45 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तो बेसिक मुद्दा है हेल्थ का। हेल्थ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या मुद्दा है इनमें से, एज मतलब नॉट एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट और एन एक्टिविस्ट, बट स्टूडेंट? 90% आबादी यहाँ की गाँव में रहती है, हिमाचल की 10%, लेकिन जो विकास है वो सिर्फ यहाँ शहरों में दिखता है, गांव में कुछ नहीं। गांव में तो अभी सड़कों का जो अभी जाल उतना बिछा नहीं है, कहीं जैसे ट्राइबल एरिया वहाँ पे जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, इतनी स्थिति है। सिर्फ जो ये सरकार है सिर्फ कहती है कि विकास हो रहा है, विकास सिर्फ शहरों में, चंद शहरों में दिखाई दे रहा है, और वो भी टूरिज्म के बल पे मोस्ट ऑफ द विकास जो इनका इकोनॉमी पे इनका कोई ध्यान नहीं है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दो ही रही हो, बीजेपी गवर्नमेंट एंड कांग्रेस, यूपीए चाहे एनडीए ले दो, इनका इकोनॉमी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इनका सिर्फ इंटरेस्ट है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। ये सत्ता के लिए सिर्फ कुछ भी कह देते हैं, मुफ्त में सब चीज़ें दे रहे हैं। और ये जो एक गवर्नमेंट में लेफ्ट भी थी, लेफ्ट में थी एज अलायंस बट टेल मी, एक चीज़ मैं जानना चाहती थी, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताई, तो अगर हॉस्पिटल्स के मामले से और स्पेशली आपके गाँव में, आपके ज़िलों में सबसे बड़ी की प्रॉब्लम क्या है? अस्पतालों की डॉक्टर्स नहीं है या स्पेशलाइजेशन नहीं है? और अगर कुछ बड़ा बीमारी होता है तो मोस्टली गाँव में कुछ होता है या शहरों में ही आना पड़ता है? और अब खैर एम्स भी खुल गया है, दैट्स आल्सो। मैम हाँ बताइए। हॉस्पिटल तो खोल दिए इन्होंने, हाँ, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर है उनकी भारी कमी है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है वो सारे में खोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर तो नहीं है, पीएन है सिर्फ एक झाड़ू वाला, क्या करेगा? या आप कम खोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही करो जितना कर आप उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, या सुविधाएं सब मिलनी चाहिए। मतलब एक ही हो, कम हो, लेकिन उसमें सारी सुविधाएं हो। एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स अपने ज़िलों में या अपने गांव में, या क्या बड़ी इश्यूज आती हैं? स्पेशली कोविड के थ्रू भी हम निकले हैं तो। मैं चंबा से हूँ, हाँ। और जो चंबा में अभी आपने सुना होगा कि मेडिकल कॉलेज खुला है, पर वहाँ पे क्या है कि कई बार डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ पे, इलाज करवाए कहाँ पे। कई बार इमरजेंसी केसेस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हिली एरियाज है, एक्सीडेंट्स होते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो वो टांडा रेफर करने पड़ते हैं, या कहीं बाहर पीजीआई वगैरह लेके जाने पड़ते हैं, जैसे सर ने बताया, चंडीगढ़ बेसिकली। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल और इनकी बात हो रही है, आप अपनी बात बताइए कि क्या दिक्कतें हैं इसके अलावा आपको? सर मशीन्स है हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब मैं ठियोग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, तो ठियोग हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन वो काम नहीं करती है, तो उसके लिए लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। तो अगर लोगों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो वो फिर अल्ट्रासाउंड एंड ऑल रहने देते हैं, और वो फिर बिना इलाज के चले जाते हैं। तो वो बाद में कोई सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। सर अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं तो वहाँ पे मशीन्स एंड ऑल वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, अभी बिलासपुर में एम्स खुला है, अगर कोई वहाँ से जुड़ा है या जानता है तो बिलासपुर एम्स की क्या स्थिति है अभी, कुछ बता सकता है कोई, या आप में से कोई? इसमें थोड़ी दिक्कत सबसे बड़ी है जो हिमाचल में अगर आप देखें ना, वैसे जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हिमाचल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसमें भी पैरामीटर्स की अगर बात करें, यहाँ 70% ओपीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और या हमारा जो स्टेट हॉस्पिटल है। तो किसी भी देश में सरकारी अस्पतालों पर इतनी निर्भरता लोगों की नहीं है जितनी कि हिमाचल में है। अच्छा। लेकिन जहाँ स्पेशलाइजेशन की बात आती है, जैसे आप एम्स की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत हिमाचल की ये है कि जो कि विकास जी ने भी कहा कि यहाँ जब ब्रेन ड्रेन जो है, यहाँ लोकल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। यहाँ से जो बच्चे मेडिकल कॉलेज के पढ़े हैं, जैसे आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी से जो आपके दिल्ली के गुलेरिया है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं देश के इस समय, उन्होंने जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वो शिमला से हैं, और इसे आईजीएमसी हिमाचल के मेडिकल कॉलेज की प्रोडक्ट है।
आप डॉक्टर त्रेहन जो हैं वो मतलब बड़े बड़े नाम, आप यूएस में जाएंगे तो हिमाचल के डॉक्टर आपका इलाज करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो क्या है कि यहाँ से लोग शिफ्ट करके बाहर चले गए। तो एम्स बिलासपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या जो मेडिकल कॉलेज चंबा की बात की कि डॉक्टर्स जो है, जो फैकल्टी है वो अवेलेबल नहीं हो रही। टैलेंट प्रॉब्लम सेम एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटीरियर में आके अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर चंडीगढ़ से शिमला की तरफ में नहीं आना चाहते, तो बिलासपुर और चंबा तो कहाँ जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज जब भी आप और ये हर सेक्टर में जब आप अच्छा करते हैं तो आप बाहर ही जाना चाहते हैं, बड़े शहरों में ही जाना चाहते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी है। आपके पास अगर अच्छे शहर नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, तो आपके पास जो लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए बाहर रहना चाहिए। आपको वीकेंड के ऊपर अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको वीकेंड के ऊपर एक अच्छा जो आम दुनिया करती है शॉपिंग के लिए जगह चाहिए, आपको मान लीजिए सिनेमा जाना है, वो नहीं है, तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही आपके शहर में, तो आप वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो शहर के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, शहर के अंदर आपके पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो, आपके पास अच्छे स्कूल्स हो, तभी तो शहर बसेंगे, तभी तो लोग बाहर से आएंगे। तो वही माइग्रेशन तो आप अदरवाइज आप ये कहेंगे कि कोई अच्छा डॉक्टर या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर वो कहीं बाहर से अपनी नौकरी छोड़ के, एक लाइफस्टाइल छोड़कर वो आके पहाड़ों में बस बिलासपुर में, चंबा में जाए, तो उसके लिए आपके पास वहाँ पे बिलासपुर में, चंबा में एज अ सिटी What do you have to offer? Incentives. तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों की हमने बात की और मेरे ख्याल से काफ़ी उभर कर सामने आया कि दिक्कतें क्या हैं एजुकेशन और ये वो। हम थोड़ा सा राजनीति की बात करते हैं। 5 साल से एक सरकार है और यहाँ अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें 1-2 मुद्दे हैं। OPS का मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ा, जिसका आप बहुत लंबे समय से जिक्र कर रहे थे कि नियुक्तियां बंद कर दी, नियुक्तियां शुरू कर दी, तो 70,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। जी। तो 5 साल में जो सरकार रही, अब जो चुनाव चल रहे हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है, कोई जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन की स्कीम लागू करेगी। तो इन सब मुद्दों पर, इसके अलावा अग्निवीर है, चूँकि हमारे साथ बहुत सारे यूथ हैं, आप लोग तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हैं, फिर भी बहुत सारे दोस्त और मित्र आप लोगों के संपर्क में होंगे जो लोग आर्म फोर्सेज में जाना चाहते होंगे, तो उन लोगों की क्या दिक्कतें हैं, अग्निवीर जैसी योजना को लेकर क्या है, उन पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। योजना बताएं आप। सर 50-50 रहा है, मतलब ये कोई नहीं बोल सकता कि अभी उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। कंपैरिजनली वीरभद्र सर ने ज़्यादा किया था एज़ कम्पेयर टू जयराम सर ने, जो मेरा मानना है। फिर सर OPS की बात करें तो OPS सर एक तरह से अगर स्टेट बर्डन की उससे देखें तो है, लेकिन जो लोग अब पूरी ज़िंदगी सर्व कर रहे हैं, किसी फील्ड में अपना काम, अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका भी पेंशन होना एक वो उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। अब उन्होंने सर्विस दी है तो उनका भी थोड़ा सोचना चाहिए। कल हम लोग किसी से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि नेता 5 साल तक मंत्री विधायक और रह जाते हैं MP, तो उनकी पेंशन फिक्स हो जाती है। इससे कितने लोग सहमत हैं? I'm curious to know कि आप लोग करंट BJP गवर्नमेंट जो 5 साल की है वो कैसे आपको लगी, और CM आपको कैसे लगते हैं अपने प्रदेश के? देखिए, CM जैसे हम अभी छोटे थे, तो छोटे से बड़े होते होते तो हमने जैसे वीरभद्र सर को देखा, धूमल सर को देखा, उसके बाद हम लोगों ने जयराम सर को देखा। I like कि सब CM के आगे सर बोल रहे हैं। वीरभद्र सर। लेकिन जो हमारी मेन प्रॉब्लम आई थी एज अ स्टूडेंट, वो आई थी हमारी 2020 में, जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो उस टाइम पर हमने देखा कि हमारी जो स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थी कोविड को लेकर, और क्योंकि हम उस टाइम पे स्टूडेंट थे, एजुकेशन की तरफ ही हम ज़्यादा देख रहे थे, हमारे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो हमें फिर से वही दिक्कतें आना शुरू हो गई थी कि प्रॉपर वो नहीं आ रही है, पीछे से आपको प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, गाइडलाइंस नहीं मिल रही है कि आपको एग्जाम में करना क्या है, कब आपके एग्जाम होंगे, या फिर किस तरह से आपका सब कुछ चलेगा। So गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, और क्विक भी नहीं थी टू रिस्पॉन्ड। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर वापस अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हमारे पिछले जितना भी था रिजल्ट्स थे, या फिर बाकी पीछे की जितने भी चीज़ें थी वो भी क्लियर नहीं थी। आगे क्या करना है, या फिर हमारे अगले सेमेस्टर भी किस तरह से, पूरी जिंदगी जो पीछे चल रही थी उसको फिर से आप पटरी पे कैसे लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने 2 साल गवा दिए, तो वापस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ क्विकली, हिमाचल पॉलिटिशियंस में से आपको कौन पसंद है, सेंटर में या स्टेट में, जो आपको लगता है कि यू आर प्राउड ऑफ दिस हिमाचली पॉलिटिशियन, और वो यूथ की बात करें, सही बात कर रहे हैं, या डोंट से नो वन? हम लोग कोई ऑप्शन नहीं देंगे। हम लोग कोई ऑप्शन नहीं है।
देखिए मैं अभी की बात तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने जो हमारे पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार सर, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस फील्ड में ही नहीं पर बहुत सारी ऐसी अलग अलग फील्ड भी हैं जिन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो मुझे अच्छे लगते हैं वो। करंट बीजेपी गवर्नमेंट, गुड वर्क, बैड वर्क, सीएम गुड वर्क, बैड वर्क, एंड विच पॉलिटिशियन डू यू लाइक? हिमाचली। हिमाचली मैं अपने क्षेत्र के डॉक्टर हंसराज को बोलना चाहूँगी कि मुझे उनका काम पसंद आया, क्योंकि जब से वो बने हैं हमारे चुराह क्षेत्र से, तो वहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट मुझे देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमारी वहाँ की रोड्स बहुत ज़्यादा। कौन सी पार्टी से, ये भी बोल दो। बीजेपी। So Dr. Hansraj is from BJP. Yes, he's from BJP. And he's done good work. हाँ, he has done a good work. वहाँ की रोड्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। अब मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मेरे को जो लगता है उन्होंने अच्छा नहीं, आपको अपने लोकल लेवल पे जो पता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 साल का काम। पिछली बीजेपी सरकार के बारे में तो आप कुछ अच्छा बोलोगे, सीएम के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलोगे। पसंद कौन है हिमाचल प्रदेश में? हमारा तो राकेश सिंह का है। राकेश सिंह जी। पार्टी CPIM। ओके, और क्या पसंद है उनके काम के बारे में? काम के बारे में जो कोविड के दौरान जो यहाँ पे कर्मचारियों जैसे कि आशा वर्कर हो गया, उनके लिए वेतन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अकेले प्रोटेस्ट किया था। तो लोगों के मुद्दे उठाए। हाँ, जो बात हो रही है ओबियसली जो कांग्रेस ने 10 वायदे किए हैं जिसमें OPS है, हाँ, सभी चीज़ें हैं। अच्छा। लेकिन बागवानों के लिए कह दिया कि आप अपनी जो सेब की कीमत है स्वयं तय करेंगे। हाँ। जो हिमाचल की इकॉनमी है 5,000 करोड़ की है, हाँ। सेब की 15% जो है GDP में इसका सीधा असर पड़ता है जो। तो इसका जो बेसिकली बागवानों के लिए किया क्या है सरकारों ने, चाहे क्लियर पॉलिसी फॉर जो एप्पल ग्रोवर्स है। बीजेपी क्या किया है, सिर्फ ये कहते हैं कि MSP की जो बात करते हैं, MSP 2004 में स्वामीनाथन आयोग ने जो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था और 2006 में उन्होंने अपनी सिफारिशें लागू की थी। C2 50% जो की लागत के 50% जो दिया जाना चाहिए, वो आज तक कभी लागू नहीं हुआ। जो क्लियरली बता नहीं रहे कि आप करते क्या वाले हैं किसानों के लिए, बागबानों के लिए। 16 सालों में आपने क्या किया है? ओके, गुड थिंग, बैड थिंग बीजेपी के बारे में, या फेवरेट पॉलिटिशियन हिमाचल से? मैम गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी रहे, गवर्नमेंट है कांग्रेस है बीजेपी, काम उन्होंने अपनी स्पीड से करना है। हाँ। और जिस तरह से विकास मुझे दिख नहीं रहा है, बस बैनर्स ही दिखते हैं दोनों पार्टीज़ के। हाँ। और जहाँ तक कि CM की बात की जाए तो ट्राइबल एरियाज़ को दरकिनार करते हुए उन्होंने ऐसे ही लगाए मुझे, क्योंकि वो कभी विजिट नहीं करते, ना उन्होंने कभी सुना है ट्राइबल एरियाज़ के इशू। और बाकी मैं किसी नेता के बारे में कहना चाहूँगा तो अनुराग ठाकुर आपको अच्छे लगते हैं? एक्सपेक्टेशन और थोड़ी ज़्यादा। और अनुराग ठाकुर के बारे में क्या आपको पसंद है? यूथ है, यूथ लीडर लगता है आपको? यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वही मैम पर देखेंगे। ओके। हमारे तो करंट INB मिनिस्टर भी हैं, तो आप लोगों के लिए? मैम आई लाइक जयराम सर। ओके। क्योंकि मैम मैं मंडी से हूँ बेसिकली। हाँ। तो मैम उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं आप? यस। हाँ। तो मंडी में उनका ठीक वो रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के नेता को सबसे बढ़िया बता दिया। तो ओवरऑल सब खुश हैं? एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारे सैंपल साइज से पता चल रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैम जैसे मैम मैं सिराज उधर से आती हूँ, तो उस साइड मैम वो बहुत बैकवर्ड एरिया है मैम, उसको उतना उस पर वो फोकस नहीं है। पर मैम जब से जयराम सर ने उसके ऊपर मतलब थोड़ा वो किया तो बहुत वो हो गया। वहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं थी मैम, वहाँ तो रोड थी ही नहीं मैम। तो अब तो मैम वो पक्की रोड्स भी हो गई हैं। पिछले 4 सालों में आपने देखा है कि पक्की रोड बनी है। आनी विधानसभा क्षेत्र में जो है बीजेपी के MLA रहे हैं, तो उनके होते हुए मैंने तो अपनी एरिया में कोई भी मतलब विकास की ओर नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ पे विकास ऊपर की ओर नहीं गया है, वहाँ पे विकास नीचे की ओर गया है। तो इसलिए मुझे एंटी इनकम्बेंसी सो फेम। और कौन पसंद है आपको हिमाचल में? मुझे तो हिमाचल में राकेश सिंह जी पसंद है, क्योंकि वो मजदूरों के मुद्दे लड़ते हैं, महिलाओं के लड़ते हैं और आम लोगों के लिए लड़ते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, इसीलिए। ठीक बात। आप बताइए। सर मेरे हमेशा से वीरभद्र सिंह सर फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपर हिमाचल और ऑल ओवर द हिमाचल की बात तो नहीं रहे वीरभद्र सिंह जी, अब कौन पसंद है? अभी सर और कोई करंटली पसंद नहीं है उनकी। और ये पिछले 5 साल का जो कामकाज रहा उसको कैसा देखती हैं? ठीक था, अच्छा था, खराब था? सर जयराम सर ने काम बहुत किया है, लेकिन मोस्टली उन्होंने मंडी डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, तो जो बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ी मंडी वालों की चांदी उन्होंने छोड़ दी है। आप लोग बताएं। सर मैं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। इंदौरा में
बीजेपी पार्टी रही है, श्रीमती रीता धीमान मैम ने है, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है हमारे मतलब तहसील के लिए, लाइक सड़कें बनाई हैं, पानी की व्यवस्था करवाई है हमारे गांव में। पहले बहुत सारी पानी की दिक्कतें थी, अभी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बड़ा सही कर दिया उन्होंने पानी, और पुल वगैरह बनाए हैं, सड़कें भी अच्छी कर दी हैं, इसलिए बीजेपी। तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे अगले 5 साल? कोई ओपिनियन नहीं? वेरी पॉलिटिकल। सर मैं रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, जहाँ पे ऑपोजिशन से एमएलए हैं विनय कुमार जी, कांग्रेस लीडर हैं वो, डॉक्टर प्रेम के उत्तराधिकारी हैं, उनके पिता वहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे पहले, तो पिछली 2 टर्म से वही वहाँ पे एमएलए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो वैसे वहाँ पे काम तो हमें कुछ देखने को मिलता नहीं है, और लोग अभी फ़िलहाल खुश हैं क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रो पावर काम कुछ नहीं होता है फिर भी खुश हैं। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आदमी परेशान तब होता है जब वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक फील करे। तो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेणुका जी बांध परियोजना दी है वहाँ पे, तो गिरी नदी का वो प्रोजेक्ट है, ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को पैसे का आवंटन हो चुका है, और अच्छा। पिछले 1 साल से मतलब अभी भी आवंटित किया जा रहा है, लोगों को मुआवजा मिल गया है जी 7 गुना ज़्यादा। ओके। तो वो मुद्दों को ना देखकर अभी अगर आने वाले भी थे तो हाटी समुदाय को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मतलब ट्राइबल एरिया दे दिया गया है, जो गिरी पार्क क्षेत्र भी उसमें आता है। तो एक रीज़न ये भी है इसमें। हालांकि अगर आप बात करें मेरे फेवरेट लीडर की, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्यों? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं है। हाँ, ये अलग तो चीज़, ये भी एक चॉइस है, ये भी एक सबसे चॉइस है। गंदा कौन लगता है ये बोलो? गंदा वाला। हाँ, ये मतलब ऐसा है कि मतलब अगर कोई अच्छा नहीं लग सकता तो कोई बुरा भी नहीं लग सकता। ठीक है, न्यूट्रल हो आप, सेंटर। मुझे स्टेट का तो ज़्यादा पता नहीं, पर मुझे सेंटर में अनुराग ठाकुर जी बहुत सही लगते हैं, क्योंकि वो यूथ को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, अब चूंकि स्टेट के पिछले 5 साल के कामकाज को ऐसे देखे अच्छा काम हुआ है, फिर से आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पर अगर आप बताएं। ऐसा कोई ओपिनियन एज अ लीडर यू लाइक? तो यार आप लोग वोटर हैं और अगले 5 साल की सरकार चुननी है, आप कह रहे हैं आपका कोई ओपिनियन नहीं, तो वोट कैसे देंगे? नोटा है ना इसके लिए। स्मार्ट जर्नलिस्ट। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं अभी, जो सरकार हिमाचल में 5 साल बाद जो बदलती है, आपने उसका कारण देखा क्या है? अगर आप उसको रिसर्च करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आएगी। विकास की जहाँ तक आप बात करो, स्टेट में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट रही है, और उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। सड़कें बनी हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, जो भी डेवलपमेंट का एक पेस है, ये मॉडल स्टेट है हिल स्टेट्स में। और उत्तराखंड की डिमांड भी हिमाचल को देख के हुई कि उत्तराखंड बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रोग्रेस कर गया। बेशक ही इसमें कर्ज लेके किया गया, 70,000 करोड़ का है। तो फिर सरकारें बदलती क्यों हैं? वो इसीलिए बदलती है क्योंकि सरकार का कामकाज हर सरकार का लगभग एक जैसा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, पर रूटीन में ही वो इतना अच्छा डेवलप हो रही है गवर्नमेंट के, उसको गवर्नमेंट को क्रेडिट लोग नहीं देते उस चीज़ का। डेवलपमेंट का क्रेडिट यहाँ कभी गवर्नमेंट को नहीं देते। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये एक स्टेट है जहाँ गाँव में बिजली है। सड़क की आप बात करें, हर पंचायत को सड़क से इस स्टेट ने जोड़ रखा है। तो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर हारते क्यों हैं? उसका बहुत बड़ा रीज़न है हारते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल टच बहुत ज़्यादा है। अगर एक एमएलए 5 साल शादी विवाह या किसी की डेथ पे नहीं गया तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। तो जो पर्सनल टच है वो कोई भी एमएलए उसको पूरा करना, वो एक्सपेक्टेंसी जो लोगों की उसके लिए है, एक्सपेक्टेशंस है, वो इतनी मुश्किल है। क्योंकि पर्सनल टच जब है, सीएम भी आपको जानते हैं, वो आपके गाय के बारे में पूछ रहे हैं, तेरी भैंस कैसी है, दूध दे रही है कि नहीं दे रही है आजकल, तो वो जब वो खत्म हो जाती है 4-5 साल में, वो एंटी इनकम्बेंसी खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। तो उनको लगता है अब इसको बदलो, तो इसलिए वो डेवलपमेंट पे नहीं बदलती सरकारें, वो बदलती हैं कि आदमी से बोर हो गए, बस उससे बोर हो गए। इसलिए तो हमने देखा था कि जैसे उत्तराखंड में भी ये पैटर्न दिखा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये था, और यहाँ पर तो वो था, लेकिन उत्तराखंड में वो बदल गया। तो इस बार क्या यहाँ पर इस तरह का कुछ बदलाव हो सकता है? अब देखिए कि फिर से रिपीट कर जाए बीजेपी। देखिए, जो बीजेपी को सबसे बड़ी चैलेंज इस समय है वो यही है जो मैंने आपसे कहा। तो बीजेपी, हालांकि डबल इंजन की सरकार, इतना बड़ा नारा उसके पास है, पर बीजेपी फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली कोई इलेक्शंस को वो मान के चल रही हो, क्योंकि उनके सरकार के खिलाफत कुछ नहीं है। वैसे अगर आप देखें डेवलपमेंट के इशू पे, सेंटर से उनको पैसा मिल सकता है, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, एम्स लेके आए, सब कुछ आए, फिर भी वो
इतनी आप देख रहे हैं ग्राउंड में किस तरह की पोजीशन है, बीजेपी के लिए भी एक टफ फाइट हो रही है इस समय, तो वो बीजेपी को एक ऐसी रफ ग्राउंड मिल रहा है अभी लड़ने के लिए। तो उसका जो मेन कारण है, आप देखें रिजल्ट कुछ भी आएंगे, बेशक अब उत्तराखंड की वजह से बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस है कि अब जैसे उत्तराखंड में रिवाज बदला, हम भी रिवाज बदलेंगे, लेकिन कांग्रेस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना रिस्पॉन्स उनको लोगों का मिलेगा। अगर आप कांग्रेस को देखें तो उसको रिस्पॉन्स दोनों को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में जो मुझे लगता है कि एक ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक कांग्रेस की जो है ना अपनी मेहनत, आप ये बोले, या अपने कोई ऐसे मुद्दे वो लेके आए हो, एक ओपीएस को छोड़ दें अगर हम, कि जो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस जिनकी हो, जैसे शशिकांत जी ने बोला कि ये बेसिकली एक जो सेट करने वाला जो मानसिकता है कि हम जो करंट कैंडिडेट है उसको सेट कर देंगे। जो लोगों का जो एक जो ये गांव में ये जो है ना किसी को ज्यादा प्राउड अहंकारी मत होने दो, पर्सनल एक्सेस जो है, क्योंकि आप ये देख के चलिए कि एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके पास 70 से 90,000 आपके पास वोट्स हैं, उसमें से 60% वोट की पोलिंग होती है। विनिंग मार्जिन कुल मिला के 2,200 के आसपास, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, अक्रॉस 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे रहता है। तो उसके अंदर जो लोग हैं हर आदमी ये कहता है कि मेरी एक पर्सनल एक्सेस एमएलए के साथ है, एमएलए के कैंडिडेट के साथ है, और उसने मेरा काम नहीं किया। अब एमएलए मान लीजिए एक काम है जिसके हमारे देश के अंदर अब लोग ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो किसी भी एक चीज़ की एस्पिरेशन जो है वो 10 लोगों की होगी, तो 10 लोग जब एस्पायर करेंगे तो काम तो एक ही होगा। तो एमएलए के लिए किसी का काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक का करेगा तो एक तो खुश होगा, लेकिन 9 जो है वो अब अगली बार इलेक्शन में जाएंगे उसको सेट करने के लिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मनीषा मैं लोगों से पूछ लूं, क्योंकि आप सारे लोग 10 पॉइंट का एक गारंटी कांग्रेस ने घोषित की, उसमें से 2 पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने घोषणा की है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल खोलेंगे। तो ये अंग्रेज़ी मीडियम, अंग्रेज़ी लैंग्वेज कितनी बड़ी एस्पिरेशंस है यहाँ पर यूथ के लिए, क्या ये वास्तव में एक मुद्दा है? और दूसरा, गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे, तो क्या इतना बड़ा पशुधन यहाँ पर है, इतनी बड़ी वो है कि गाय का गोबर सरकार खरीदेगी तो उससे कोई एक बड़ा बदलाव पॉलिटिकली या वोट के तौर पर होने वाला है? इंग्लिश पे who wants to? Anyone? हाँ सर, मैं गोबर के ऊपर बात करना चाहूँगा। ठीक है, आपको नहीं बिल्कुल। इसमें एक चीज़ ऐसी है कि लोगों के पास पहली बात तो ये है कि सरकार को बेचने के लिए गोबर नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की फार्मिंग है, उनके पास 2 पशु घर में है या फिर 4 भी हो सकते हैं, तो उनके पास इतनी ज़मीन है कि वो गोबर का इस्तेमाल अपने खेतों में करें, क्योंकि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स वगैरह और फर्टिलाइज़र जो हैं वो केमिकल नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि लोग अपने मतलब अपने यूज़ के लिए खेती करते हैं और जितना अनाज उगाते हैं वो खुद कंज्यूम करते हैं। और रही बात दून वाले एरियाज़ की, जो निचले एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ जो हैं, उनकी तो हाँ वहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है कि लोग वहाँ पे बेचें, क्योंकि वहाँ पे पशुधन भी है लोगों के पास, और वो विलिंगली चाहेंगे कि हम बेचें, क्योंकि उनके पास पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक बात है। अंग्रेज़ी वाले भाषा पे मीडियम स्कूल का, देखिए अंग्रेज़ी भाषा एक मुद्दा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम में से जितने भी जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो यही चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाएं, हमारा बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश जो बोलता है वो ऑफ कोर्स क्लास वाइज या फिर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इससे अच्छा ही माना जाता है। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, तो इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जैसे 6th क्लास में ही आपके 100 से अबव बच्चे जा रहे हैं, 2 सेक्शन हैं, हर सेक्शन में 50-50 बच्चे अगर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या आपके 4 बच्चे भी हैं जो राज़ी हो रहे हैं आपके इंग्लिश में पढ़ने के लिए? तो अगर हम लोग इस मुद्दे से हटकर थोड़ा सा कि आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे, इससे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं अगर आप वहीं पर ही उनके जो प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उन पर अगर आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे, या फिर जो हमारी हिंदी भाषा है हर चीज़ पर अगर एजुकेशन की क्वालिटी को आप अच्छे से बढ़ा देंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। दूसरा, अगर हम लोग गाय के गोबर की बात करें, अच्छी बात है कि आप गाय के गोबर को 2 रुपये किलो में खरीद देंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हिमाचल में चाहे हमारे पास ज़मीन कितनी ज़्यादा है, हमारे पास गोबर यूज़ करने के लिए बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज की डेट में लोग अपनी गायों को आवारा छोड़ रहे हैं, उन्हें पालना भी पसंद नहीं कर रहे। अगर वो एक बार दूध देना बंद कर लिया, और इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि सर्दियाँ आती है, घास नहीं है, उनको गाय पालने के लिए वो गाय का करेंगे क्या, ऊपर से फिर
अगर वो मार देंगे तो पाप लगेगा, ये सब चीज़ें हैं तो उन्हें छोड़ गए हैं। तो इससे अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है कि आप उन्हें सर्दियों के लिए कहीं से उनके चारे के लिए खरीदने के लिए थोड़े से पैसे की बात कर लें, या आप अपनी गाय को कैसे, या फिर आप गौशाला को और अच्छे से, क्योंकि गौशाला की हालत अच्छी नहीं है, गौशाला अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो शायद इस मुद्दे पर भी बात हो सकती थी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप उन्हीं स्कूल्स को बेटर करिए, बजाय कि बोले कि और 4 स्कूल शायद ये हो भी वही योजना कि वो 4 मॉडल स्कूल चुने वहां पर और फिर उसको अपग्रेड करें। मुझे नहीं लगता कि नए जीरो से शुरू करना हो सकता, देखते हैं। आई थिंक रैप अप करते हैं अब, और क्योंकि हम सब मीडिया के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो वी शुड टॉक अबाउट मीडिया एंड करंट स्टेट ऑफ जर्नलिज्म लिटिल बिट। मैं आप सबके पास आऊँगी एक एक करके। तो क्वेश्चन मेरा रहेगा आपके फेवरेट न्यूज़पेपर या फेवरेट जर्नलिस्ट, और आज की मीडिया में अगर आपको एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है, बिकॉज आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं सेम इंडस्ट्री को, सो जो इंडस्ट्री आपके सामने है उसको देख के आपको कुछ लगता है कि अच्छा ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस करने वाले हैं। फेवरेट न्यूज़ चैनल भी पूछना, न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट, आपका कोई भी फेवरेट? एंकर या एंकर। न्यूज़ 24 आपको देखना पसंद है? संदीप चौधरी, ओके। और कौन सा एंकर बिल्कुल पसंद नहीं है? ये सभी ठीक है। अच्छा, सभी ठीक है, एवरीवन इज ओके। और इंडस्ट्री की बिग प्रॉब्लम आपको क्या लगती है जर्नलिज्म में? मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा ये है कि जो मीडिया है उसको तटस्थ रहना चाहिए एक जगह, ज़्यादा ये ना राइट की तरफ झुके ना लेफ्ट की तरफ, वो अपना मीडिया को अपना काम ढंग से करना चाहिए। वेरी नाइस। सेंटर बैलेंस एंड ऑब्जेक्ट। ये जो गवर्नमेंट है उसकी, जो उसने अच्छे काम किए उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, जो गलत किए हैं उसकी निंदा करनी चाहिए। ओके, फेवरेट एंकर या चैनल या न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट? अच्छा, अंजना ओम कश्यप आपको पसंद है आज तक में? ओके। मैंने बचपन से आज तक ही देखा है, इसलिए मैं आज तक ही बोलूँगी। ग्रेट। हाँ जी। और आप खुद टीवी ज्वाइन करना चाहती हैं अगर आगे जाके आप जर्नलिस्ट बने तो? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और क्या आपको लगता है मीडिया में कोई एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है सॉल्व होनी चाहिए, या कोई भी एक प्रॉब्लम मीडिया की आज के दिन में? रिलायबल सोर्स नहीं है। रिलायबल सोर्स नहीं मानते आप? ओके। लेकिन जाना भी इसी में। सो अगर आपको कुछ अनरिलायबल दिखता है आपके फेवरेट चैनल में आज तक में, तो आप कैसे चेक करती हैं? मतलब कैसे आप अपना मन बनाती हैं कि ठीक है ये एंकर बोल रहे हैं, ये रिलायबल लग रहा है, नहीं लग रहा, तो आप खुद से चेक कैसे करते हैं? मोस्टली ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा करते हैं घेर फेर, लेकिन फिर दूसरे चैनल्स भी हैं देखने के लिए, जाके चेक करते हैं। इंटरनेट है हमारे पास, डबल चेक करना ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि हम रिलाई नहीं कर सकते किसी एक न्यूज़ चैनल पे या किसी एक एंकर की बोली हुई बातों पे। सो मीडिया क्रेडिबिलिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है। तो एज अ जर्नलिस्ट स्टूडेंट मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरा कोई फेवरेट है, क्योंकि किसी के बोलने का तरीका पसंद आता है, किसी के कंसेप्ट पसंद आते हैं, किसी तो वही बता दो किसका बोलने का तरीका पसंद है और किसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से, जैसे कि आज न्यूज़ लॉन्ड्री हमारे साथ है तो इनका बहुत अच्छा लगता है। कल तो ललन टॉप आएगा तो वो बहुत अच्छे हैं, कुछ कंसेप्ट्स अच्छे लगते हैं। हाँ, कल ललन टॉप थे तो उनमें से बहुत सारे हैं। और आज के डेट में देखने वाली बात ये है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, तो आज न्यूज़ चैनल्स के अलावा भी इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमने अलग अलग चीज़ों को देखना है, अलग अलग नज़रिए को देखना है, तो ऑफ कोर्स एक वीडियो में आप कुछ भी एक पूरी कवर नहीं कर सकते हैं। हमें अलग अलग रिसोर्सेज को फैक्ट चेकिंग के लिए या फिर और चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत सारी न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और क्या बिग प्रॉब्लम है आपको लगता है मीडिया में करंटली? देखिए, मीडिया इंडस्ट्री अगर मैं पर्टिकुलरली जो न्यूज़ चैनल चलते हैं उनकी मैं बात करूं तो बहुत मिर्च मसाला लगाकर बात करते हैं। सेंसेशनलिज्म। यस, बहुत ज़्यादा सेंसेशनल, मतलब कि नहीं है। एक चीज़ आप बोल रहे हो उसको बोलते ही जा रहे हो, मेन मुद्दे पर आ कब रहे हो ये हमें पता लगता ही नहीं है। तो ये चीज़ मेन। आप भी टीवी ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रिंट? आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा, ओके। थैंक यू। फेवरेट एंकर या एनीथिंग ऑन अ पर्टिकुलर जर्नलिस्ट यू लाइक और डिसलाइक? मैम, मैं न्यूज़ चैनल खोलने से अच्छा मैं प्रेफर करूँगा कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखूँगा। अच्छा, ओके। वो भी तो कॉमेडी आती है। अच्छा, चलो न्यूज़ चैनल नहीं, लेकिन वैसे कोई जर्नलिस्ट पसंद होगा जिनका काम आप पढ़ते हो या सुनते हो, जो आपको लगता है हाँ इनसे मैं सीखता हूँ और इनसे मैं सुन के मुझे अच्छा। मैम, यूट्यूब पे काफ़ी फ्रीलांसिंग हो रही है मैम, जैसे ललन टॉप के सौरभ त्रिवेदी, वो आपको पसंद है? जी मैम, काफ़ी फॉलो करती है। और एक इशू जो आपको लगता है मीडिया में, एक प्रॉब्लम मीडिया की? काफ़ी मैसअप हो रहा है मैम, काफ़ी मैसअप हो रहा है, नॉट हैप्पी एट ऑल। मैम, मेरे को आज तक की श्वेता तिवारी मैम अच्छी लगते हैं।
वो मेरे को श्वेता ठाकुर। ठाकुर सॉरी श्वेता ठाकुर आपको श्वेता पसंद? सिंह। आज तक के बहुत फैंस हैं यहाँ पे। श्वेता Great. सिंह। श्वेता श्वेता सिंह। श्वेता सिंह आज सॉरी तक। श्वेता सिंह सॉरी सिंह। सिंह। मैम मैंने आज तक ही देखा है मैक्सिमम Okay. घर में आज तक ही देखते हैं, तो मैंने उनको ही देखा है, मुझे वो अच्छे लगते हैं, उनके बोलने Okay. का स्टाइल अच्छा लगता है। और आप एक प्रॉब्लम मीडिया में जो आपको लगती है? मैम मीडिया मैम मैक्सिमम तो ये होता है कि मैम सेंसिलाइजेशन सेंसेशनलिज्म पसंद नहीं। चलो आज तक वाले यू शुड बी हैप्पी विद अस, हमने आपकी काफ़ी पब्लिसिटी कर दी है। सेंसेशनलाइज मत करना। हाँ अनपेड। वैसे देखा जाए तो वैसे फेवरेट वैसे कोई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स या देखती हूँ, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल या हर एक एंकर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें तो सीखना ही है। और इसके अलावा मैं ज़्यादातर NDTV, BBC न्यूज़, न्यूज़ क्लिक और ललन टॉप देखती हूँ। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आज की डेट में दिक्कत क्या आ रही है मतलब न्यूज़ में, तो TV में हम अगर देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जो है बहुत ऐसे एग्रेसिवली होती है, जिनके मेन मुद्दे नहीं सामने आते, और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़्यादातर TV देखते हैं, लेकिन वो जो असल मुद्दे होते हैं उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और ज़्यादातर हम यूथ जो है तो फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग तो लेफ़्ट राइट दोनों देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एक साइडेड हो जाता है कि नहीं ये चीज़ सही है तो ये सही बोल रहे हैं तो यही सही है। उनको राइट ही मिल रहा है। उनको राइट ही दिख रहा है। और मतलब न्यूज़ को ऐसा होना चाहिए कि वो ना लेफ़्ट का हो ना राइट का हो, उसको अपने मतलब जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं वो ले जाने चाहिए, और सरकार की नीतियाँ जो है फेयर और दोनों साइड्स का पक्ष। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि घरों में इस वजह से बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं आजकल की, वो सब राइट हो रहा है, लड़के लेफ्ट। मेरे घर में भी है। क्या हुआ है? गली इसी वजह से मेरे घर पे चुनाव को लेकर। अच्छा खूब घमासान हो रहा है। अच्छा तो सेम ही है कि आजकल मुद्दों से कम तो वहाँ पे ये चिल्लम चिल्ली चल रही है, ऐसा नहीं होगा वैसा वैसा, मतलब छोटे छोटे डब्बों में बैठे हैं और वो लगे हुए हैं। अच्छा, और आप न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं पढ़ना या न्यूज़ चैनल्स? मैं इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देख लूँगा, बजाय कि मैं उस पे न्यूज़पेपर भी नहीं देखते? वेरी बैड, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स शुड रीड। बजाय कि मैं टीवी खोल। और हम लोग क्लास में रोज बोलते हैं पढ़ो, हाँ अभी बोल रहा है नहीं पढ़ते। इसकी क्लास लगाओ कल। एकदम आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह से हम नहीं पढ़ेंगे। उनको हाँ, सहाफ़त के माशरे में मतलब बहुत सारे एंकर। क्या बात है यार, सहाफ़त के माशरे में। और मतलब ये माशरा समाजी है एक, जो मतलब मीडिया है, तो इसमें एक आजकल जो देखने को मिल रहा है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो बना देना है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से एडवर्टीज़मेंट मिल रही है तो वहाँ पे जो आप एक सॉफ्ट कॉर्नर जो उनके लिए बना देते हो, मुद्दे को छुपाने के लिए मुद्दा जो एक आप तैयार करते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ये गलत है। कोई पसंदीदा चैनल, एंकर, न्यूज़पेपर? मतलब बोलने में अगर बात कहूँ तो जो ललन टॉप ने शुरू किया है कि मेरे लिए खबर इन्होंने लिखी है, वो जो उनके लिए कंटेंट राइट करते हैं उनका जो नाम आगे आ रहा है। पहले हम देखते थे सिर्फ कैमरामैन हमको देखने को मिलता था, उसमें नाम वो बोलते थे कि कैमरामैन इनके साथ और ऐसे, तो जो अब मेरे लिए खबर लिखी है मेरे साथ ही इन्होंने, तो मतलब क्रेडिट की बात कर रहे क्रेडिट्स हैं। की जो बात है वो एक जो छुपा हुआ जो बंदा जो कंटेंट राइट करता था वो अब सामने आ रहा है, तो वो बहुत ठीक अच्छी बात। चीज़ है। मीडिया में क्या दिक्कत लगती है आपको है? और न्यूज़ को सनसनी बनाने से उसको फैक्टफुल बनाना चाहिए, मतलब उसमें सनसनी की जगह पूरे फैक्ट्स होने चाहिए, लाइक अनवाइज्ड नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति, बाइसनेस होनी चाहिए किसी भी न्यूज़ में। ठीक बात है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। और कोई पसंदीदा कोई न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? कौन सा पसंद है? अमर उजाला। अमर उजाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है। दिव्य हिमाचल भी दिव्य हिमाचल भी, अच्छा जी। सर मैं ज़्यादा द ट्रिब्यून या द हिंदू या और अमर उजाला पढ़ती हूँ, मैं प्रिंट Okay. पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। प्रिंट पे सर मैं जर्नलिज्म इसलिए आई थी क्योंकि बचपन में मुझे ट्रस्टवर्दी लगता था, लोग बिलीव करते थे, उनकी जो मेन प्रॉब्लम्स होती थी उस पर बात करते थे। लेकिन अब जब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, तो अब हमें भी सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास, तो इसलिए मेरा कोई भी फेवरेट न्यूज़ एंकर नहीं है। अच्छा ठीक बात, नाम बताया। फेवरेट नहीं, बट मैं बात करूँ तो अनुराधा प्रसाद जी मैम थे, उनका शो आता था आमने सामने,
तो मैं अच्छा, इंटरव्यू जो बहुत करती थी। प्रेफर करती थी वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे, मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत पसंद था। और सर रजत शर्मा का एक शो है वो भी आज की बात जो 9 PM आता है, और भैया जी का एक शो है वो भी अच्छा। अच्छा। लोगों के बीच जाके बात करते हैं, वो शो मुझे कोई बहुत दिक्कत लगता है आपको कि मतलब इस समय जो मीडिया में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं अलग अलग, उसमें आपको लगता है क्या बदलाव की ज़रूरत हो सकता है उसमें सर, किसी मेन एक तो चीज़? यही है कि लोग सनसनीखेज बनाना प्रेफर करते हैं। अब लोग इतना वो नहीं करते कि मसाला मिर्च लगा के उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं है जितना वो उसको बताते हैं। और सर मेन जो प्रॉब्लम होती है, मेन जो इशू होता है वो सामने आ ही नहीं पाता है। तो आई थिंक मोटा मोटा सब बोल रहे हैं कि सेंसेशनलिज्म की प्रॉब्लम है, अग्रेशन की प्रॉब्लम है, इवन दो टीवी न्यूज़ आप बाय एंड लार्ज प्रेफर करते हैं देखना। एंड आई थिंक प्रोफेसर सर वाज वेरी इंटरेस्टिंगली सेइंग कि इनकी ऑपरेटिव बात है कि बचपन में मुझे बहुत जर्नलिस्ट क्रेडिबिलिटी अब नहीं लगती। सो एज अ प्रोफेसर फर्स्टली डू यू टेल योर स्टूडेंट्स कि ठीक है पढ़ लिया लेकिन बनो मत आगे जाके जर्नलिस्ट, हम कभी बिकॉज बहुत ही स्कैरी फील्ड है। मैं ऐसा है कई बार कुछ पत्रकार खुद आ जाते हैं, हम जिनको इनवाइट करते हैं और वो बोल देते हैं इस तरह की बातें बोल जाते हैं, 2-3 बार सोच लो, तो फिर हमें कुछ उसके बाद 1-2 और पत्रकार लाने पड़ते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम भी पत्रकार हैं, वो भी थे, तो आप बन जाओ। तो आप जैसे लोगों को लाके हम सक्सेस रेट दिखा देते हैं। तो बच्चों में जो बनना, जर्नलिज्म आपको भी पता है कि ऐसी फील्ड है कि जो बनना चाहे वो बन जाएगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्नलिज्म को 15-20 साल को अगर आप एनालाइज करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब टीवी डिबेट तो बिल्कुल माइंडलेस डिबेट चल रही हैं, जिस तरह से ऐसी डिबेट्स है। मैं कई बार विकास जी से हम हंसते हैं कि एक डिबेट को अगर आप देखो, अगर उसको सोचने लग जाओ तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, मंथन कुछ नहीं होगा। जैसे एक आदमी एक बार कह रहा था, एक एक्सपर्ट कह रहा था कि बीजेपी कमजोर है पर कांग्रेस भी मजबूत नहीं है और जीतेगा वही जिसको ज्यादा वोट मिलेंगी। अब ये वाला एनालिसिस अगर आप बताओ, ये बहुत टिपिकल क्लीशेज होते हैं इलेक्शन के टाइम। जीतेगा वही जिसको ज्यादा वोट मिलेंगी। अब वो आप उससे पूछ रहे हो कि ये जीतेगा जिसको ज्यादा वोट मिलेंगी, ओ पता ही नहीं था ये चीज। और एंकर्स अगर आप देखें तो एक मैं बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम लोग हरियाणा में एक रिपोर्टिंग हो रही थी किसी उस पर, और टीवी चैनल वाले वहाँ रोज थे। वो इंसिडेंट खत्म हो गया लेकिन चैनल वाले खड़े हुए थे और दंगा हो रहा था रोज। तो वो डिप्टी कमिश्नर आया, उसने उनसे कहा कि सर ये कब खत्म होगा जो माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा जिस दिन आप चले जाओगे। आप आज चले जाओ, ये कल खत्म हो जाएगा। ये लोग आपको देख के खड़े हुए हैं। आप लोग वैसे जर्नलिज्म क्लास में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, प्रिंट में शुरू किया था, तो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर यहाँ का सबसे क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, मतलब मानते हैं लोग इसकी क्रेडिबिलिटी। तो लोग अगर उसमें हम एक न्यूज़ छाप देते थे कि कल हॉलीडे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो लोग ऑफिस नहीं आते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग बिलीव करते थे और गवर्नमेंट न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी ये थी। अभी लोग क्या करते हैं कि यार वो छपा है अखबार में, पता करना छुट्टी है या नहीं है। तो ये क्रेडिबिलिटी लूज किया जो ये बच्चे कह रहे हैं। क्रेडिबिलिटी इज अ बिग इशू। आई थिंक आई वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो, आप अपने क्लास में किन जर्नलिस्ट का एग्जांपल, बिकॉज़ आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम फेवरेट, बट आप लोग प्रैक्टिकल उससे किन जर्नलिस्ट का एग्जांपल, कौन सा चैनल, कौन सा न्यूज़पेपर? अपना ही बताते हैं एक तो अपने मुंह में मटू शशिकांत जी का बताते, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम इनको एक्सपोजर देते नहीं बाकी जर्नलिस्ट का। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे बच्चे भी जो इस चीज़ को बार बार हमसे सुनते हैं और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि जिस मॉडल के ऊपर आप लोग भी काम करते हैं, न्यूज़ के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका ना होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर है तो उसका फुल डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है कि अगर है तो वो पैसा किसका है या किसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, या उसका ओनरशिप किसकी है, और उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो कैसे उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट का या तो ना होना या उसका फुल डिस्क्लोजर होना वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ नॉट ओनली इन न्यूज़, बट अभी जैसे हम इलेक्शंस की बात करें, इवन इन पॉलिटिक्स कि जैसे हम मान लीजिए बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो किसी भी जो आदमी पब्लिक लाइफ में आया उसके लिए फुल डिस्क्लोजर देना कि हाँ, नॉट ओनली कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या उसके बच्चे अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि जनता उनकी जो है वो, या फिर उनका अगर कहीं पे इलाज हुआ क्या उन्होंने सरकारी अस्पताल में कराया। यहाँ पे जो सरकारी बाबू है और जो सरकारी जो आपका नेता है वो अपना इलाज कराने कभी भी IGMC नहीं जाता है, वो अपना इलाज कराने PGI जाएगा या एम्स जाएगा या किसी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। तभी उसका इलाज 5 साल बाद लोग कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं हम इसका इलाज करेंगे। तो वो जो डिस्क्लोजर्स है, फुल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट या उसका ना होना, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे मीडिया को आई थिंक जो टाइम है उसका या उसके अंदर जो एक जो गुण है वो यही है कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनका लोगों को पता नहीं। और once you take care of that, I think a lot of the problems that you are dealing with today
they get sorted out. Very important, और transparency. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लोग क्यों दुखी हैं आजकल। एक न्यूज़ में देख रहा था, एक दिन एक एंकर थी, उसको लगा रखा था उन्होंने कि वो लगातार, इंसिडेंट क्या था कि एक फरीदाबाद में या पता नहीं हरियाणा के किसी शहर में एक बैल था, जो बैल पागल होकर भाग रहा था बाजार में और उसने कई लोग घायल कर दिया और दुकानें तोड़ दी, काफ़ी कुछ तहलका मचा रखा था। तो वो एंकर को उन्होंने कहा ये टीआरपी आ रही है, इसी पे चल लग जाओ, और वो सच में आ भी रही थी। मैं भी उसी को देख रहा था, आज क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पर वो एक लेवल के बाद अब उसमें कितना दिखाओगे आप, सिर्फ बैल के भी कहाँ घूमोगे आप, इतना तेज दौड़ रहा है वो। तो लास्ट में वो एंकर सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। पहले तो उसने पूछा कब हुआ, कितने लोग घायल हैं, क्या हुआ, वो ठीक थे। तो लास्ट में उसको कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ पूछ चुकी थी, रिपीट कर चुकी थी। लास्ट में उसने एक बड़ा फनी क्वेश्चन पूछा जो मैं बहुत याद करता हूँ। लास्ट में उसने उससे पूछा, रिपोर्टर जो फील्ड में था, कुछ पता चला इस बैल को गुस्सा क्यों आया था? ग्रेट। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस मीडिया से हमेशा वही हैं कि दोनों का पक्ष में बैलेंस रहे, ना ज़्यादा राइट हो ना ज़्यादा लेफ्ट हो, और क्रेडिबिलिटी और जो फुल डिस्क्लोजर की बात करी है प्रोफेसर ने यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ लॉन्ड्री में भी हमारा ये हमेशा एंडेवर रहता है कि हम मीडिया पे भी रिपोर्ट करें कि आपका जो न्यूज़ आ रहा है, जो जिस न्यूज़पेपर के थ्रू आ रहा है, जिस चैनल के थ्रू आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनकी फंडिंग कहाँ से है। तो यू कैन चेक आउट हु ओन्स योर मीडिया। इट्स अ वेरी डिटेल्ड सीरीज़ ऑन आवर वेबसाइट जहाँ पे हम पूरा बताते हैं हर ग्रुप के बारे में और अपने बारे में भी कि न्यूज़ लॉन्ड्री की भी फंडिंग कहाँ से आती है, बिकॉज सबसे पहले हमें अपने आप से शुरू करना होता है। एंड आई थिंक एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अब मीडिया के कॉन्वर्सेशन में इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पब्लिक को भी ये रियलाइज़ करना होगा कि न्यूज़ आपको सर्व करेगी जब आपका भी न्यूज़ की तरफ थोड़ा योगदान होगा। when you pay for news you will get the news that you deserve। अगर न्यूज़ हमेशा बड़े गवर्नमेंट्स या बड़े कॉर्पोरेशंस के ही सहारे चलेगी तो वो बड़ी गवर्नमेंट्स और बड़े कॉर्पोरेशंस को ही सर्व करेगी। सो यू ऑल्सो हैव टू मेक अ बिग डिफरेंस इन चेंजिंग द न्यूज़ इकोसिस्टम। यू हैव टू पे टू कीप न्यूज़ फ्री। So subscribe to News Laundry, check out our NL Sena project which is going to fund all our election coverage in Himachal and Gujarat. Contribute an amount that you like, and I hope you enjoyed this show in Himachal Pradesh University. We'll be back again with the next morning show. Stay tuned. सब देख लिया? अब ये देखिए। Will we put out an opinion poll?